हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छा हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग कवर कर रहे थे रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि भाई रिफ्लेक्शन होता क्या है, बाउंस बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम पॉलिश सरफेस। और जब लाइट रे आती है जाती है, जिस पॉइंट पर आती है और उस पॉइंट के कोई परपेंडिकुलर लाइन, उस परपेंडिकुलर लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हम लोगों ने कवर किया है। जिस किसी को इसमें डाउट है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 पे जाए और फटाफट वहाँ पे रिवाइज करके वापस इस वीडियो पर आए। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कर्व सरफेस कितने तरीके के होते हैं, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। किस तरीके से हम पहचानेंगे कौन सा कॉन्केव है कौन सा कॉन्वेक्स, तो पॉलिशिंग के थ्रू या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में नॉमेनक्लेचर भी देखे थे, किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कौन है प्रिंसिपल एक्सिस, कौन है पोल, कौन है फोकस, कौन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन है फोकल लेंथ, व्हाट इज अपर्चर। तो इतनी सारी बातें करी थी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल सरफेस। तो स्पेरिकल सरफेस में क्या कुछ अलग होगा, चलिए मूव करते हैं इसमें। वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। चलिए फटाफट आ जाइए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड सरफेस, है ना। और हम लोग इसको एक और नाम दे चुके हैं, या बुक में से एक और नाम दिया जाता है स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस इसलिए क्योंकि ये स्पेयर से टेकन किया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम एन स्पेरिकल पार्ट, स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेंगी। सपोज मैंने एक स्पेरिकल सरफेस बनाया, है ना। कौन सा है ये? यस, इट इज कॉन्केव। पॉलिशिंग बाहर है, पॉलिशिंग बाहर है। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और ये फोकस है। ठीक है, अब हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, पोल को P, फोकस को F, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C लिखेंगे। ठीक है, थ्रू आउट अब यही करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, है ना। क्या कहा, इफ अ लाइट रे travels parallel to principal axis, then after reflection के बाद, after reflection it passes through फोकस। ठीक है, ये फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको जाते हुए दिखती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और स्पेरिकल सरफेस बनाता हूं। अगेन मैंने लिया कॉन्केव। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल और ये आपका फोकस, है ना। डोंट मेक बाय द हेल्प ऑफ स्केल और एग्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश करना, है ना। आप इसको मन से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा बीच में रखिएगा, है ना। एग्जैक्टली मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सामने उसको एग्जैक्टली मेजर करके बनाए, नहीं, आप इसको मन से बनाएं और फ्री हैंड बनाएं जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है,
तो सेकंड थिंग इज दैट इफ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हुई तो भाई लाइट रे तो कहीं से भी जा सकती है। ओह छी। इफ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे वाह, ये तो इसका उल्टी बात हो गई। यस, कि इफ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस से ट्रेवल करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it travel parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब है प्राइमरी, पहला। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब ये प्राइमरी लाइन है, इसी लाइन से तो सारी बातें डिसाइड होंगी। देखो ये दोनों लॉ उसी से बने हैं, अगर लाइट पैरेलल होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली फोकस से गुजर जाएगी, और फोकस से आ रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होता तो क्या ये बात डिफाइन करना पॉसिबल थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड मैंने फिर यहाँ पे एक और स्फेरिकल सरफेस बनाया, और यहाँ पे मैंने सेंटर और फोकस लिया, और ये है आपका पोल। ठीक है, तो थर्ड वन इज दैट इफ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वो टकरा के वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली आएगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो टकरा के वापस चली आएगी। ठीक है, इफ अ लाइट रे travels from center of curvature after reflection it follows the same path, after reflection it follows the same path। ठीक है, तो ये तीन बातें बहुत अच्छे से आप लोग अपने नोट्स में डाल लें, है ना, अपने दिल में बिठा लें कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही गुजरेगी, अगर वो फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो ये तीन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड सरफेस। तो सर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या वो यहाँ पे वैलिड नहीं है? अरे वो भी वैलिड है, लेकिन उसको इसमें काउंट नहीं करना, वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा वो वहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ भी वो वैलिड है, लेकिन ये है स्पेसिफिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल सरफेस। ये सिर्फ स्फेरिकल सरफेस पे बात करी जाएगी। प्लेन मिरर में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में कौन सा पोल होगा, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कौन सा फोकस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, आपको तीन याद रखने हैं। अगर इस कर्व सरफेस में आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, जो कि कहता था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में इन तीनों को तो लिखें, ये आप चाहें तो लिखें या ना लिखें, लेकिन समझ ज़रूर लें कि सर उसको हम इसमें कैसे समझें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। देखिए समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। तो अगर आपकी लाइट रे एंगल बना के आएगी तो उसी एंगल को बना के जाएगी। तो सर क्या होगा पॉइंट? देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था
कि आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मल का रोल निभाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि नॉर्मल भी एक इमेजिनरी लाइन थी, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल है। तो अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के, तो वो इस तरीके से निकलेगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के। 101% एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड है। वो तो हर जगह वैलिड है जहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये तीन बातें सिर्फ स्पेसिफिक कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस के लिए है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसको आप चाहें तो नोट करें, लेकिन अलग से डाल दें अपने नोट में अलग से। बाकी ये तीन जो हैं दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड सरफेस। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशंस इन अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन अ कर्व्ड सरफेस। तो कॉन्केव में 6 केसेस होंगे इमेज फॉर्मेशन के, और कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस होंगे। कॉन्केव में 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स में 2 केसेस हैं। कॉन्केव में 6 केसेस ही क्यों हैं और कॉन्केव में 2 क्यों, सॉरी कॉन्केव में 6 हैं, कॉन्वेक्स में 2 ही क्यों हो गए। ठीक है, तो इस सारी बातों का आपके सामने आंसर होगा। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते चले मेरे साथ। तो हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन अ कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव की। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इसके 6 केसेस हम डिस्कस करेंगे। केसेस समझते हैं कि भाई कहाँ पे रखने पे क्या मिलेगा, कहाँ पे रखने पे क्या मिलेगा। ठीक है, वो सारी कुछ बातें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आपको समझना है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इमेज को फॉर्म करने के लिए, इमेज बनने के लिए एट लीस्ट, आपको दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूं, इमेज को फॉर्म करने के लिए एट लीस्ट 2 लाइट रेज का इंटरसेक्शन होना जरूरी है ना। एटलीस्ट 2 लाइट रे इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, इमेज बनने के लिए जरूरी है, कि 2 लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद टकराएं। 2 से ज्यादा टकराएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, इमेज बनेगी, लेकिन एटलीस्ट 2 लाइट रे का रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट होना जरूरी है इमेज बनने के लिए। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइट रे ड्रॉ करेंगे और वही लाइट रे ड्रॉ करेंगे जिससे इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसलिए ढेर सारी लाइट रे हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 2 लाइट रे का यूज़ करेंगे, क्योंकि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रे का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो केस नंबर 1 ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये पॉइंट O। ठीक है, तो सबसे पहला केस बनता है कि मैं अपनी इमेज को कहाँ पे रखूं। तो इमेज को सबसे पहले रखा जाना है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट। ठीक है,
इनफाइनाइट की डेफिनेशन भी समझिए। देखिए हम लोग इनफाइनाइट का मतलब समझते हैं अनंत, बहुत दूर, है ना। कि बोलेंगे भाई इनफाइनाइट क्या है तो आप कहेंगे चांद, सितारे, सूरज, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है या इनफाइनाइट की समझ कुछ ऐसी है कि इनफाइनाइट जो वैल्यू है वो बदलती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे अगर मैं एक चींटी के लिए बोल दूँ तो उसके लिए रूम भी इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके लिए रूम भी इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई कहे इनफाइनाइट का मतलब चांद, नहीं, वो चांद आपके लिए इनफाइनाइट है ना। आप अगर 10-15 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की बात करते हैं तो वो आपके लिए इनफाइनाइट है। लेकिन इस चींटी के लिए 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट रे जो है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लाइट रे एक फोटोन से मिलके बना है, एक छोटा सा पार्टिकल, बंडल ऑफ एनर्जी, उसको अपन फोटोन कहते हैं, और वो बहुत छोटा होता है। तो वो फोटोन अगर 10 मीटर, 20 मीटर, मतलब अगर वो लाइट रे इस कमरे में भी ट्रैवल कर रही है तो समझ लीजिए कि वो इनफाइनाइट से आ रही है ना। वो इनफाइनाइट से आ रही है, यस, इस कमरे में भी ट्रैवल कर रही है, क्योंकि उस फोटोन का साइज इतना छोटा सा है कि उसके लिए कमरा भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये मत सोचिए कि जो लाइट चांद से हमारे पास या सूरज से हमारे पास आ रही है वही इस केस का पार्ट होगी, नहीं, ठीक है। मेक इट क्लियर योरसेल्फ कि अगर इमेज इनफाइनाइट से आ रही है तो वो लाइन आएंगी पैरेलल। सर पैरेलल क्यों आएंगी? देखिए हम लोगों ने कहा है या सुना है या पढ़ा है कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इनफाइनाइट पे। कोई कहता है पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पहला हमारा जवाब होता है कि नहीं, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। अगर कोई कहे नहीं चलो फिर भी इफ दे आर इंटरसेक्ट तो वेयर, तो चलिए भैया आप अगर कह रहे हैं कि वो टकराएगी तो आप कहेंगे कि वो इनफाइनाइट पे टकराएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इनफाइनाइट को शो करेंगे तो हम लोग पैरेलल लाइंस शो करेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आती है, क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट तो मैं दिखाई नहीं पाऊंगा ना भाई, ऑब्जेक्ट नहीं दिखा पाऊंगा, अगले में बताऊंगा ऑब्जेक्ट। तो लाइट रे पैरेलल आएगी तो ये पास होगी फोकस से, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मान लो एक लाइट रे नीचे से आ रही है, ये है ना, मैं ब्लैक से यूज करता हूँ, तो ये पैरेलल अगर ये आ रही है तो ये भी फोकस से जाएगी। ओहो, ठीक है, तो ये भी कहाँ से जाएगी? तो ये भी जाएगी फोकस से, ठीक। तो ज़रा देखिए और मुझे बताइए कि ये ब्लू लाइन रिफ्लेक्शन के बाद और ये ब्लैक लाइन रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिल रही है? तो आप लोगों का जवाब होगा सर एफ पे। तो अगर हम हमारी इमेज इनफाइनाइट पे रखते हैं तो हमारा, सॉरी इमेज रखना बोला मैंने, सॉरी ऑब्जेक्ट, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखता हूं तो मेरी इमेज कहां पे बनती है? मेरी इमेज बनती है एट फोकस, एट फोकस। अरे भाई गलती हो गई, इमेज को थोड़ी ना रख सकते हैं हम, है ना, इमेज को नहीं रख सकते। आप रखोगे तो ऑब्जेक्ट को ना, इमेज तो बनेगी ऑब्जेक्ट की वजह से अलग अलग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है, फोकस पे। अब इसका साइज क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? तो मुझे ये साइज दिख रहा है पॉइंट, देखो सर पिद्दू सा ऐसा कि आपने ये पॉइंट लगा दिया, तो इसका साइज होगा पॉइंट साइज, इसका साइज होगा पॉइंट साइज। अच्छा इंपॉर्टेंट, नेचर क्या होगा? ये जो इमेज आपकी बनी है इस इमेज का नेचर क्या होगा? देखो ये दोनों बातें किसकी कही जा रही हैं? ये इमेज की बात की जा रही है कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। इमेज का साइज क्या था? पॉइंट साइज। और इमेज का नेचर क्या था? नेचर और साइज इमेज की होगी, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना हो कि भाई ऑब्जेक्ट का नेचर पूछ रहे हैं अपन कि ऑब्जेक्ट कैसा था। ना ना ना, ऑब्जेक्ट नहीं, हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इमेज की साइज और इमेज के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज और इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर होगा रियल, क्योंकि ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होके आई है, ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होके आई है।
तो ये सच में रिफ्लेक्शन है, तो रियल। और रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर ऐसी इमेज बन रही है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो ये जो पिंतु सी इमेज बनेगी डॉट, जैसे तो ये डॉट देख के भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको अगर आप समझेंगे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ऐसे ना बन के ऐसे इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे आप अपने चम्मच में देख रहे थे, अभी चम्मच देखिए तो आपको शायद इन्वर्टेड उल्टी इमेज दिख रही होगी इस तरीके से, है ना, तो वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आप भले ही इनफाइनाइट पे नहीं है, अभी आगे का केस आएगा। तो ये केस नंबर 1 है हमारा, केस नंबर 1 कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इनफाइनाइट पे। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। ठीक है, यही मिरर लेंगे, कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ठीक है, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूं, अपने ऑब्जेक्ट को रखूं बियॉन्ड सी के पहले। सपोज ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। आप चिंटू मिंटू, रिया, प्रीति जो चाहे आप रख सकते हैं, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक है, अब क्या होगा सर, लाइट रे यहाँ से पैरेलल जाने वाली तो फोकस से पास हो जाएगी, लाइट रे जो ट्रेवल करेगी पैरेलल वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो फोकस से जाने वाली है वो टकरा के पैरेलल निकल जाएगी। देखो सही है कि नहीं, जो फोकस से पास होने वाली है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाएगी। पैरेलल दिख रही है, पैरेलल स्केल का यूज कर लीजिएगा, पैरेलल बन जाएगी। तो ये टकराई कहाँ, क्या ये इस तरह से टकराई है ना, ये ए बी है, ये हो जाएगी बी डैश ए डैश, है ना, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। इसको थोड़ा सा मैं एक बार वापस क्लियर करके बनाता हूँ, एक बार फिर से बनाता हूँ मैं इसको। ये मैंने मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा ये इस तरह से बियॉन्ड सी के पहले। तो लाइट रे क्या होगी, लाइट रे जाएगी पैरेलल, तो पैरेलल जाने वाली फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है सर, और फोकस से जाने वाली पैरेलल निकलेगी इस तरीके से। तो ये आपको सी और एफ के बीच में टकराती है मिलेगी, बी डैश एंड ए डैश, बी डैश एंड ए डैश। डायग्राम समझ में आया। तो इमेज यहाँ पे आपकी कहाँ पे बन रही है, इमेज हमारी बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा शायद आपको ऑब्जर्व हो रहा हो, या आप जब नाप के बनाएंगे आपको बढ़िया से ऑब्जर्वेशन मिलेगा। इसका साइज होगा स्मॉल, छोटी इमेज होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे ये छोटी बनेगी। और स्मॉल का एक और बढ़िया सा नाम है डिमिनिस्ड। ठीक है, साइंस में आप ये वर्ड्स यूज करें, अच्छा रहेगा, डिमिनिस्ड। ठीक है, छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिस्ड। और इसका नेचर क्या होगा, तो ये सच में रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ये लाइट जो है सर, सच में का क्या मतलब है, झूठ में भी कुछ होता है क्या, हाँ झूठ में भी कुछ होता है, वो आपको लास्ट केस नंबर 6 बताएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लाइट रे फोकस से गई तो पैरेलल निकल गई, ये एरो जरूर बनाइएगा। तो इसका नेचर सच में रियल होगा। और देखिए यहाँ पे आपको फीलिंग आ जाएगी इन्वर्टेड का क्या मतलब था, ये ऐसी थी
तो इमेज ऐसी बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को पहले रखा इन्फाइनाइट पे, फिर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा सी पे। ठीक है, सी के पहले। चलिए, तो इतना नोट कीजिए पॉज करके। ओके, चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ केस नंबर 3। बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये केसेस समझ गए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको ज़रूरत पड़े अगर, तो इसको बार बार रिवाइंड करके आप देखें। इन केसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर 3 की। ठीक है, केस नंबर 3 अगेन वही मैं मिरर ले लेता हूँ और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस और ये मेरा पोल। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा डायग्राम में, तो आप आगे बढ़े या फिर आप उसको मल्टीप्लर स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, 1.2 पे देख लें, 1.5 पे देख लें। ठीक, तो ये जो है मैंने वापस बनाया। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाला हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ एट सी। मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ सी पे। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सी पे रख दूँ एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो क्या होगा, लाइट रे ट्रेवल करेगी पैरेलल और पास हो जाएगी फोकस से, और जो फोकस से पास होने वाली लाइट है वो ट्रेवल करेगी पैरेलल। ठीक है, ट्रेवल करेगी पैरेलल। थोड़ा सा इसको लाइट रे पैरेलल जाने वाली, लाइट रे ट्रेवल जाने वाली फोकस से पास होगी, जी ट्रेवल होने वाली, और ये जो लाइट रे फोकस से आई है ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो देखने में ही आएगा ये एग्जैक्टली इसके नीचे आएगी बी डैश एंड ए डैश। लाइट रे जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई, और जो फोकस से गई वो पैरेलल निकल गई। तो देखा गया ये एग्जैक्टली इस सी के नीचे ही आएगी। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखता हूँ तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी इमेज बनेगी एट सी पे ही इमेज बनेगी उसकी। ठीक है, अब इसका साइज क्या होगा, तो साइज इसका होगा इक्वल, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। इसका नेचर क्या होगा, ये सच में रियली रिफ्लेक्शन करके टकरा रही है, तो रियल, और आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड की जोड़ी है भाई। रियल इज 99% केसेस में इन्वर्टेड ही होता है। रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यू कैन से दैट रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो दैट इज केस नंबर 3। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। यही मैंने मिरर लिया कॉनकेव, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख देता हूं सी और एफ के बीच में, ए बी। ठीक, लाइट रे पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, लाइट रे ट्रेवल जाएगी, पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। आप फोकस से भी पास करवा सकते हैं, या मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर जब मैं करूँगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो आपको देखने को मिलेगा ये कहीं यहाँ टकरा रही है ना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बी डैश एंड ए डैश। तो हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन C एंड F। तो मुझे यहाँ पे जो इमेज मिली वो कहाँ मिली? बियॉन्ड C के पहले, है ना। इसका साइज क्या है? ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, इनलार्ज, या इसका एक और बढ़िया सा नाम है मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनी। और इसका नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर होगा, हाँ भाई सच में आई है, वो एक्चुअली में आके टकराई है। तो रियल, एंड रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड। ठीक है, रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड। ठीक, तो ये है चौथा केस जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी के पहले रखता था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती थी। जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज सी के पहले बनी। ये केस नंबर 2 का जस्ट उल्टा है। आप चाहें तो पीछे पलट के देख सकते हैं, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, इसको पॉज करें, नोट कर लें। ओके, चलिए अब हम आते हैं केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 पर, 5th केस पे। केस 5th, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्केव लिया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, ये आपका पोल। ठीक, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दूं। ठीक है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम रख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को F पे, A B। तो क्या होगा? लाइट रे पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी इक्वल। तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों लाइट पैरेलल हैं। दोनों लाइट कैसी हैं? पैरेलल। तो मैंने अगर अपने ऑब्जेक्ट को रखा एट F, तो आपको जो इमेज दिख रही है वो कहां पे बन रही है? एट इनफाइनाइट। ये कहां टकराएगी? यहां जाके इनफाइनाइट पे। तो इमेज इनफाइनाइट पे टकरा रही है। और इसका साइज क्या होगा? ओ ये साइज तो बहुत बड़ा, पता नहीं कहां जाके टकराएगी। तो जो साइज बढ़ेगा इट इज एक्सट्रीमली मैग्निफाइड, एक्सट्रीमली मैग्निफाइड, है ना। और उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सच में आ रही है वो, और नीचे ही बनेगी, उल्टी ही बनेगी नीचे, इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 6 एंड इंपॉर्टेंट वन। अब यहां पे आपको इस रियल इन्वर्टेड का सही मीनिंग समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ये एक कॉन्केव मिरर लिया, ठीक, और ये मेरा एक प्रिंसिपल एक्सिस जो इससे पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। ठीक, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं? F और P के बीच में रख देता हूं, A B। ठीक, क्या होगा?
लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास कर जाएगी, पैरेलल जाने वाली फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने में आया कि ये लाइट तो टकरा ही नहीं रही है, ये लाइट तो टकरा ही नहीं रही है, ये लाइट रे टकरा नहीं रही है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये लाइट रे टकरा नहीं रही है, लेकिन इमेज तो बन रही है, इमेज तो बन रही है। लाइट रे टकरा नहीं रही है लेकिन इमेज बन रही है। तो क्या हुआ? तो दिमाग लगाया गया कि भाई जब लाइट रे टकरा नहीं रही है, इमेज बन रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि लाइट यहाँ ना टकरा के पीछे टकरा रही हो, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट है। तो भाई डाइवर्जेंट जो रे होती है, जो लाइन होती है, वो अगर एक तरफ नहीं टकराती तो दूसरी तरफ तो टकरा सकती है। तो इसी लाइट को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं और इसी लाइट को आगे एक्सटेंड करूं तो देखा गया, हाँ भाई ये किसी एक जगह टकरा रही है, ठीक है, किसी एक जगह ये लाइट रे टकरा रही है, जिसकी वजह से वो इमेज आपको दिख रही है। अगर आप लाइट को, आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि यार यहाँ तो नहीं टकरा रही, दैट मीन्स पीछे टकरा रही है। और पीछे टकराने वाली को मैं डॉट डॉट से क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखिए ये नॉर्मल बात नहीं है, इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। रिफ्लेक्शन तो क्या होता है? टकरा के वापस आना। यहाँ तो लाइट पीछे चली जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल, इमेजनरी, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल होता है ना, आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड हो, अगर वहाँ पे आपकी एक लाइफ चली जाती है तो आपकी सच में लाइफ या सच में नुकसान नहीं होता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड है। इसी तरीके से ये रियल बात नहीं है, ये वर्चुअल बात है। तो इस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। यहाँ पे एक और ख़ास बात यह है कि आपकी इमेज जिस तरीके से थी उसी तरीके से दिख रही है, सीधी है तो सीधी ही दिख रही है। इसको कहते हैं इरेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड पी। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर। और ये कोई आम बात नहीं है, मिरर के पीछे इमेज, ठीक है। और इसका साइज क्या है? आप साइज देखिए, कंपैरिजन कीजिए, हाँ, दैट इज ऑल्सो मैग्नीफाइड, है ना। आप इसको एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, अच्छी खासी बड़ी इमेज बनेगी। और नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा वर्चुअल, समझिए, लास्ट वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां से ये बातें कंक्लूड होती हैं 6 केसेस को देख के कि आपका कॉन्केव 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक ही केस है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट मानी हुई इमेज कहाँ पे? जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो। अब सवाल आता है कि 6 केस क्यों बने? देखिए केसेस क्या है, केसेस कुछ नहीं, केसेस हैं प्रोबेबिलिटी, है कि भाई क्या क्या चांसेस है। तो मैंने सबसे पहले इन्फानाइट पे उठा के रख दिया, ठीक है, इन्फानाइट पे रख दिया सर। फिर सी के पहले, अब सी के पहले बहुत सारी पोजीशन होगी, वो सब सी के पहले आ जाएगी। सी पे तीसरा केस, सी और एफ के बीच में भी बहुत सारे केसेस होंगे, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ जहाँ चाहो रख दो। तो सी और एफ के बीच में भी केस चौथा, एफ पे रख दिया 5वां, और एफ और पी के बीच में 6ठा। अब पी के अंदर थोड़ी ना, ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना मिरर के अंदर रख सकते हैं, है ना। सॉरी, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना हम पोल पे रख सकते हैं कि सर एक पोल पे भी रख के चेक कर लें। अरे पोल तो मिरर के अंदर है, पोल तो मिरर का ही पार्ट है ना, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसके सिर्फ और सिर्फ 6 केसेस हैं। वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स में कैसे होगा, ठीक।
इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स में कैसे होगा, कॉन्वेक्स में कैसे होगा, और कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस हैं, और 2 ही केसेस क्यों हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई का लोड कम किया है सर ने, नहीं सर ने कम नहीं किया है, सॉरी, सर तो बढ़ा देंगे आपका लोड सर तो लोड बढ़ा देंगे आपका, नहीं, तो 2 ही केसेस क्यों हैं कॉन्वेक्स में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 1 ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स, है ना, थोड़ा छोटा बनाऊं, ठीक है, ये कॉन्वेक्स बनाया मैंने, पॉलिशिंग अंदर कर दी, ये आपका, अच्छा अब यहां समझिए, यहां पे इसका सेंटर यहां तो होगा नहीं, देखिए इसका कर्वेचर यहां पर होगा बेटा, तो सेंटर तो इधर मिलेगा, तो जहां सेंटर होगा फोकस भी वहीं होगा, क्योंकि फोकस पोल और इसके बीच में मिलता है, समझ रहे हैं। कॉनकेव के केस में ऑब्जेक्ट जहां रखते थे वहीं पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ दूसरी जगह है, ठीक है। और दूसरी खास बात, यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो पॉलिश्ड है, इधर से रखोगे क्या दिखेगा, आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही अपने ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है, बात सही है ना। तो फर्स्ट केस है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दूं भैया, मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख दूं एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे रख दीजिए सर आप अपने ऑब्जेक्ट को। तो जब मैं इनफाइनाइट पे रखूंगा, देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखूंगा तो पैरेलल लाइन आएंगी, है ना, गंदू हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, पैरेलल लाइन आएंगी। अब पैरेलल लाइन तो फोकस से पास होंगी, लेकिन ये फोकस से सीधा नहीं जाएगी, समझिए बात, भाई ये मिरर के अंदर जाना चाह रही है, तो होगा क्या, ये अपना आपका इसका अलाइनमेंट होगा फोकस पे ही, और ये निकलेगी ऐसे, समझिए बात, लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे निकलेगी, लेकिन इसका अलाइनमेंट जो होगा वो फोकस से ही जा रहा होगा। भाई ऐसे जाके तो ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे आके इधर चली जाती, ऐसे आके इधर चली जाती, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे आके अपने आप को ऐसे अरेंज करेगी कि इसका अलाइनमेंट फोकस पे ही हो, तो लॉ भी फुलफिल हो जाएगा और रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने यहाँ से पास की तो ये अपना अलाइनमेंट फोकस पे ही करेगी और फिर पास होगी ऐसे, मतलब ये लाइट रे आके फैल जाएगी, तभी मैंने इसके नीचे डाइवर्जिंग मिरर लिखा था, ये फैल रही है, ये फैल रही है, ठीक है, ये देखो लाइट आई फैल गई, ठीक, लेकिन इमेज मेरी बन रही है एफ पे ही, मेरी इमेज कहाँ बन रही है, देखो टकराना तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो टकराना यहाँ पॉसिबल होगा, तो इमेज बन रही है एट फोकस, ठीक है भाई, फोकस पे बन रही है। इसका साइज क्या है, साइज है भाई पॉइंट साइज, स्मॉल, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। इसके बाद नेचर क्या होगा इसका, हाँ नेचर देखिए भाई, ये है वर्चुअल, और वर्चुअल की जोड़ी जो है इरेक्ट के साथ है, देखा गया ये इरेक्ट ही है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही दिख रही, बस है पॉइंट साइज, है बस पॉइंट साइज, ठीक है। तो दैट इज केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। फिर से मैंने बनाया एक कॉन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं भाई, यहां तो कोई स्टॉप ही नहीं है, यहाँ जहाँ चाहूँ रख दूँ, ठीक है। तो मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट को मिरर के पहले, ठीक है, मिरर के पहले रख दिया, क्या होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगी, इसका नाम भी दे देते हैं, है ना, चिंकी विंकी ए बी। तो लाइट रे जाएगी पैरेलल और ये पास होनी चाहिए फोकस से, तो ये अपना अलाइनमेंट इस तरीके से दिखाएगी, पैरेलल जाने वाली फोकस से चली जाएगी, ठीक है सर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यूज कीजिए। तो ये इधर ये ऐसे आई ऐसे चली गई और ये ऐसे आई ऐसे चली गई, ये दोनों तो नहीं टकरा रही इधर, तो क्यों ना इसी को पीछे बढ़ा दिया जाए। तो ये बनी तुम्हारी इमेज A डैश एंड B डैश, A डैश एंड B डैश। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड मिरर, मिरर के पहले तो कहीं भी रखो, इसी केस में आएगा वो। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी आपकी इमेज बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख दीजिए ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां नहीं, अदर साइड, ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप ये भी लिख सकते हैं बिटवीन P एंड F, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका साइज क्या होगा, देखिए साइज है ना, डिमिनिश्ड दिख रहा है, छोटा साइज, डिमिनिश्ड। नेचर बताइए, हाँ अब आप बता पा रहे हैं, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन बातों से अब आप बताइए मुझे, क्या अब मैं इसके आगे कुछ कर सकता हूं? भाई मैं C और F के बीच में नहीं रख सकता, C पे नहीं रख सकता, ये तो मिरर के अंदर है। इधर रख, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को इधर लाके रखने की भी कोशिश करूंगा तो पॉलिश्ड है, इधर से कुछ नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दो केसेस क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, एक तो इन्फिनिट पे रख दो और दूसरा मिरर के सामने रख दो, मिरर के अंदर नहीं घुस पाएंगे हम, या सर पीछे से चले जाएंगे, पीछे से जाओगे रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि पॉलिश सरफेस तो सामने है आपके, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये सारी बातें जो हैं ये सब आपको समझना है कि आप जब चम्मच को उल्टा करके देख रहे थे तो आप छोटू ही दिख रहे थे और उल्टे दिख रहे थे, सॉरी सीधे दिख रहे थे, छोटे से दिख रहे होंगे और सीधे दिख रहे होंगे। जबकि जब ऐसे पलट के देखा आपने तो आप मोटू से दिख रहे थे, बड़े भी दिख रहे थे और उल्टे दिख रहे थे। क्योंकि देखिए 6 केसेस में से 5 केसेस में इन्वर्ट इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड 5 केस कॉनकेव के। तो वहां पे जो आप बड़ा साइज दिख रहा था, कॉनकेव मिरर कभी भी आप अपने सामने रखेंगे आपके ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम टाइम होगा कि बड़ा बनेगा, क्योंकि आपके केस नंबर 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब में वो इमेज बड़ी बनाता है। तो कोई पूछे तो कॉनकेव मिरर आपकी छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है। छोटी इमेज कब बनाएगा, जब आप फोकस आप इन्फिनिट पे रख देंगे और आप रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, बराबर साइज। C और F के बीच में रखेंगे तो बड़ा, थोड़ा और आगे गए तो थोड़ा और बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। जबकि हम देखें तो कॉन्वेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी इमेज बनाता है। देखिए डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और वर्चुअल। कॉन्वेक्स कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, जबकि कॉनकेव में एक केस है वर्चुअल का, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर करते चलिए कि कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स रियल इमेज बनाता है, बिल्कुल नहीं, कॉन्वेक्स रियल इमेज नहीं बनाता, ठीक है। कॉनकेव जो है रियल इमेज बनाता है मैक्सिमम, कॉनकेव रियल इमेज बनाता है मैक्सिमम, 5 केस पड़े थे। और कॉनकेव वर्चुअल इमेज बनाता है हाँ एक जगह, ठीक है। अब रियल और वर्चुअल को सिर्फ इतने से भी आप फील कर सकते हो, इतने से भी आप समझ सकते हो, आप कभी गलती नहीं करोगे। देखिए भाई रिफ्लेक्शन की फीलिंग क्या है, रिफ्लेक्शन की फीलिंग है लाइट रे टकरा के वापस आनी चाहिए। अगर आपकी लाइट टकरा के वापस आई तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी। आप अगर यहीं खड़े हैं और लाइट रे टकरा के वापस आ रही है तो जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, रियल रिफ्लेक्शन हो गया रियल इमेज। लेकिन जहां ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ इमेज बन रही है, ये तो रिफ्लेक्शन की फीलिंग नहीं है। टकरा के वापस आनी चाहिए थी तो रिफ्लेक्शन होता, रियल इमेज बनती, लेकिन टकरा के वापस ना आके उधर ही बन गई, तो ये बात तो रियल नहीं है, तो ये मंदड़न बात है, वर्चुअल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, तो रियल नोट कर लीजिए, और जहां ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट इमेज तो वर्चुअल, ठीक है। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करते चलिए, बढ़िया से सीरीज चलेगी इस चैप्टर की, आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी और भी चीज़ें हम बताई जाएंगी, ठीक है।
पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।